हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्लास 12 का। पार्ट 1 मैंने पहले बना के रखा है जनरल। उस पार्ट 1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पहले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सेकेंड पार्ट में दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पहला टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैं आप लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस टॉपिक इज वेरी इजी, ठीक है। और इस टॉपिक से तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है, कल ही क्लास में बताया था। अगर कोई दो चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस में होंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों का पोलैरिटी ऑपोजिट होगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई दो चार्जेस को एक Q1 और Q2 सपोज है, दोनों को मैंने यहां पर क्या लिया, पॉजिटिव लिया। क्या लिया, पॉजिटिव, ठीक है। इसको सर्टेन डिस्टेंस पे मैं रख देता हूं, सपोज R डिस्टेंस पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स कितना लगाएंगे, ये डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो कूलम्स ने इसी को बताया है अपना डेफिनेशन देके। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू, इट इज बेटर टू राइट इन व्हाट, इसमें लिख लेते हैं, इसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। पहला पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, देखो अगर दोनों का पोलैरिटी सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर दोनों का पोलैरिटी ऑपोजिट होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देयर मैग्नीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, दोनों की वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसको जनरलाइज कर लिया जाए तो ये क्या होगा बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये पहला इक्वेशन बोलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, और रिपल्शन इज inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स इसका जो फोर्स रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा और इसका स्क्वायर होगा। तो यहां पर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R का स्क्वायर। Now when you combine these two equations, तो what you will get, see here, क्या मिलेगा आपको, अगर दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं तो ये मिलेगा मुझे
यू कैन राइट हियर, ऐसा ही एग्जाम में लिखना भी है बच्चों, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रोपोर्शनल साइन को। f इज इक्वल्स टू k इंटू q1 q2 बाई r का स्क्वायर। What is k here? Electrostatic constant. Electrostatic constant. और जनरली जो भी हम चार्जेस को एक्सप्रेस करते हैं, डील करते हैं, we generally represent that the two charges are present in air medium or vacuum medium. Because generally जो कांस्टेंट k की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो एयर मीडियम के लिए या वैक्यूम के लिए लगभग कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहां पर, सॉरी, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है फॉर एयर और वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू होती। ठीक है, लेकिन इसी कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं वाटर मीडियम में लूं या अदर किसी मीडियम में लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, याद रखना यहां पर k की वैल्यू कितनी होगी, ये इट इज एप्लीकेबल फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम, ये दोनों के लिए बेटा, ये एयर और वैक्यूम मीडियम दोनों के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, ये एयर या वैक्यूम के लिए वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये जनरल एक्सप्रेशन इसका था, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का था। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये तो फोर्स समझ में आ गया, लेकिन याद रखना अगर क्वेश्चन में ये दोनों चार्जेस किसी और मीडियम में दिए होंगे तो उनका आपको वैल्यू गिवन होगा। बात समझ में आई, उसकी वैल्यू आपको क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला पार्ट है इसका वेक्टर फॉर्म डील करते हैं। वेक्टर फॉर्म सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर फॉर्म भी आपको जानना चाहिए तो मैं दोनों बता देता हूं। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये दोनों आपके बुक में होते हैं गिवन, आप उन दोनों से ही पढ़ सकते हैं। देखो इसमें भी सेम चीज करना है आपको, कुछ है ना, सेम चीज करना है। क्या करना है, दो चार्जेस लोगे, एक ले लिया Q1, दूसरा ले लिया Q2, ये दोनों हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मैंने बताया था वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस तो r होगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको क्या लगाएगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स यहां से यहां फोर्स लग रहा है, मतलब ये F21 फोर्स हुआ। वाई सो, बिकॉज द चार्ज 2 इज अप्लाइंग, है ना, द फोर्स, इसको ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा आसान होगा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, देखो पहले वाले चार्ज पे किसने फोर्स लगाया है, सेकेंड चार्ज। इस पे कौन सा, Q2 वाले पे फोर्स क्या लगेगा, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो याद रखना F12 का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा और F21 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, अब सर ये F21 और F12 को कैसे लिया, क्योंकि चार्ज 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट चार्ज लगा रहा है। ये दोनों फोर्स कैसे फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। ठीक है, अब साथ ही साथ जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वी हैव टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन आल्सो। तो अगर मैं F21 पे यहां से यहां तक का जब मैं फोर्स एक्सप्रेस करूंगा, दोनों फोर्स को जब अलग अलग तरीके से मैं एक्सप्रेस करूंगा यहां पर, वहां तो मैंने इससे वाले पहले वाले केस में डायरेक्टली बता दिया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टली हमने लिख लिया था, लेकिन यहां पर हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली यहां पर हम लिखेंगे
उसके वैल्यू को द फोर्स एफ ऑफ 1 2 वेक्टर इज गिवन बाय, इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ 1 2 वेक्टर की बात की जाए, क्या होनी चाहिए वैल्यू एफ ऑफ 1 2 वेक्टर की? बताइए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू क्या होगी? वही k इंटू Q1 Q2, ठीक है। तो यहां पर वही होगा k इंटू Q1 Q2, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। और मैंने बताया था जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ठीक है। यहां भी वही से बार बार इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे हम, जनरली क्या लिखेंगे? k लिखेंगे। वाई सो? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ द चार्जेस इन एयर मीडियम। अब ये k आ गया Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर आ गया, लेकिन नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई हियर वेक्टर नोटेशन। तो यहां पर आपको यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई करना होगा, और यूनिट वेक्टर कैसा होगा? यहां पर r12 का कैप। क्यों सर r12 का कैप? यहां पर जो भी लिखा है आपने कैसा होगा बताओ? r12 का कैप होगा ये। अब कैसा होगा बताओ? इसमें ये चीज हमने थोड़ा सा वो लिखा, यहां पर देखना बेटा। पहले आपने क्या कर लिया? पहले आपने यहां लिख दिया f12 वेक्टर, f12 वेक्टर इधर ऐड कर रहे हैं। अब जब यूनिट वेक्टर हम स्पेसिफाई करते हैं, ये फोर्स लग कहां से कहां लग रहा है? F12 वेक्टर इस Q1 चार्ज पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q2 लगा रहा है इस डायरेक्शन पे। इस चार्ज में कहां से फोर्स लग रहा है? Q2 से Q1 की तरफ। तो R12 जो भी होगा वो फोर्स 2 से लेके, जैसे कि 1 2 लिखा, तो ये फोर्स कहां से कहां लग रहा है? 1 पे लग रहा है, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो यहां पर 2 1 कैप आएगा। तो R21 कैप आएगा। ये इस बात को याद रखना, यहां पर 1 2 होगा तो यहां पर 2 1 कैप आएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए f ऑफ 1 2 वेक्टर की, f ऑफ 2 1 वेक्टर की, तो क्या होगा? सिमिलरली यू कैन राइट f ऑफ 2 1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? सेम k इंटू Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। लेकिन अब ये फोर्स F21 जो फोर्स है वो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 Q2 पे लगा रहा है। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? Q1 से Q2 की तरफ। इसलिए यहां पर आप R12 का कैप लिखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और यहां से आपको पता है कि F12 वेक्टर ये माइनस ऑफ F21 वेक्टर के बराबर होगा, और you can write R12 vector is opposite to R21. Why so? By representing here minus sign, because in vector form we have to care about direction as well as what? Magnitude. तो इस वाले केस में हमने डायरेक्शन को भी एनालाइज किया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, और उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम। तो ये सिंपल तरीका है, बस इसको याद रखना है कि फोर्स, और इसको बगल में लिख देंगे आप R12 वेक्टर, R12 कैप, यहां पर कैप लिखना था, ये कैप आएगा। R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, ठीक है। तो ये जो था कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था। तो दैट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसकी वैल्यूज को क्या करना है? आपको याद रखना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके चैप्टर के मैं आगे पढ़ाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा? कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।